हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार नीति चलाई गई थी, सुधार नीति, उसी का परिणाम थी सोवियत संघ का विघटन। इससे क्या हुआ कि लोगों को सरकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होने लगी, उनको आज़ादी मिल गई और उन्हें सरकार के असलियत का पता चल गया कि सोवियत संघ विकास नहीं कर रही है। तो उन सभी लोगों ने जो 15 गणराज्य से मिलकर जो सोवियत संघ बना था, उन्होंने अलग होने की मांग की, जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। जिसमें जिसमें हमने पढ़ा था कि कई सारे देश निकले, जिसमें तजाकिस्तान था, चेकोस्लोवाकिया था, मतलब कई सारे देश निकले थे। ठीक, अब ये देखेंगे कि जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, उसके जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके कारण क्या थे। ठीक, तो सोवियत संघ के जो विघटन के कारण थे, तो उसमें जो पहला कारण था वो गोर्बाचेव की सुधार नीति थी। गोर्बाचेव ने जो सुधार नीति चलाई थी, इससे सरकार के लोगों को सरकार के असलियत का पता चल गया, लोगों को आज़ादी मिल गई और वो सरकार से सवाल जवाब भी करने लगे। ठीक, तो सुधार नीति एक वजह मानेगी। दूसरी चीज़, पश्चिमी देशों की जानकारी। जो पश्चिमी देश थे, जो मतलब जो अमेरिका के समर्थन करते थे और जो अमेरिका के प्रभावी थे, वो देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहे थे। और जो विकास कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उनके अर्थव्यवस्था से जब कंपेयर किया, तो पता चला कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी विकास नहीं कर रही है। तो ये भी वजह मानेगी। तीसरी वजह थी कि अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। अर्थव्यवस्था हमेशा कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक, तो इससे लोगों ने तब भी विरोध किया। आगे थे भ्रष्टाचार का बढ़ना। प्रशासन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, और जब बहुत ज़्यादा प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो वो अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खोखला करते जा रहे थे, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक, आगे लिखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाह व्यवहार। आपको पता है कि सोवियत संघ में जो शासन था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। अब जो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उसका जो बिल्कुल जो शासन था वो बहुत बुरा शासन था, और लोगों को जीने में बहुत सारी समस्या होती थी। लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो नेता थे वो भ्रष्ट थे। ठीक, एक ये भी वजह मानी जाती है। आगे था लोगों से झूठ बोलना। लोगों से हमेशा ये झूठ बोलते जा रहे थे कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, कि विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, आगे लगे हथियारों की होड़। सोवियत संघ में जो ज़्यादा सब जो पैसा आता था, अर्थात जो धन थे या संसाधन थे, उसका जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता था वो बम हथियार के निर्माण पे किया जाता, और अपनी अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। आगे थे धन संसाधनों का गलत इस्तेमाल। धन संसाधनों का गलत इस्तेमाल का अर्थ यह है कि जो सोवियत संघ पे जो संसाधन थे, उस संसाधन का उपयोग वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं करता था, बल्कि जो उसके प्रभावित देश थे, जैसे कि जो वार्सा पैक्ट में सदस्य थे, ये पूर्वी यूरोप के जो उसके सदस्य थे, जो उसके मित्र थे कह सकते हो, उनके अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उस पर पैसा लगाया करता था और अपने अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी और लोग सरकार के विरुद्ध हो गए। ठीक, जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। तो देखो, सोवियत संघ के विघटन बहुत आसान है। ठीक, ये बहुत इजी से आप समझ जाएंगे। तो देखो, पहला था कि सतयुद्ध की समाप्ति। जो सतयुद्ध जो लंबे समय से चले आ रहा था, अर्थात 1945 से, उसकी समाप्ति होगी। ठीक, आगे था एक ध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब ये कि इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय। दो ध्रुवीय का मतलब दो महाशक्ति, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक महाशक्ति खत्म हो गई और केवल विश्व में एक ही महाशक्ति बची, और वो थी यूएसए, अर्थात अमेरिका। ठीक, आगे चलते हैं नए देशों का उदय। आपको पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे कई सारे देश निकले। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो चेचन्या, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, आदि कई सारे देश निकले। आगे पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ। अब ये हुआ कि जो लड़ाई हो रही थी सतयुद्ध के दौरान, वो विचारधारा की लड़ाई थी कि पूंजीवादी विचारधारा मजबूत है, ये समाजवादी विचारधारा मजबूत है ना। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये बात प्रमाणित होगी कि पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका एक परिणाम ये निकले। आगे थे हथियारों की होड़ की समाप्ति। अब जो हथियार की होड़ चल रही थी, हथियार निर्मित करने की, वो होड़ बिल्कुल समाप्त होगी। जो बड़े बड़े बम बनाए जा रहे थे दोनों महाशक्तियों द्वारा, उसकी होड़ बिल्कुल समाप्त होगी। ठीक, आगे देखते हैं स्वतंत्र देशों का नया संबंध बनना। आपको पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे कई सारे देश निकले। अब उन देशों ने यूएसए, चाइना, इंडिया, पश्चिमी देश, कई सारे देशों से उन्होंने अपना नया संबंध बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक, एक ये वजह हुई। आगे था एक शॉक थेरेपी को अपनाना। अब एक परिणाम और हुआ शॉक थेरेपी को अपनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस शॉक थेरेपी है क्या, मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा। ठीक,
आगे देखते हैं, आगे आर्थिक संस्था की भूमिका का बढ़ना। अब ये आर्थिक संस्था है ये क्या है, जैसे कि एक है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक है WB मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक, मतलब विश्व बैंक। ये दोनों ही संस्था गरीब देशों की मदद करते हैं ताकि उनके अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, मतलब उनको कर्ज देते हैं, उनको सहायता देते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कई सारे देश निकले और उस समय उन्हें पैसे की अर्थात कर्ज की और सहायता की जरूरत थी। तो उस समय इन दोनों बैंक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि शॉक थेरेपी, तो देखो शॉक थेरेपी क्या है। देखो शॉक थेरेपी समझना, पहले समाजवाद का मतलब समझते हैं कि समाजवाद है जैसे कि मान लो एक ये अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था की जो पूरी संपत्ति है इस पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। ठीक, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकार की जो संपत्ति है उस पर जो नियंत्रण होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है। ठीक, प्राइवेट लोगों का होता है। ठीक है, ठीक। तो क्या हुआ कि शॉक थेरेपी में हुआ क्या कि जब समाजवादी व्यवस्था को, मतलब सोवियत संघ समाजवादी थी, उससे नए नए देश निकले वो भी समाजवादी थी, जब उन सभी जो नए देश थे उनकी जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको पूंजीवादी में कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था को ही शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक, अब ये देखेंगे जो शॉक थेरेपी का जो नामकरण किया अर्थात इसे निर्मित किया गया वो किन देशों मतलब किसके द्वारा किया गया, वो किया गया IMF और WB, मतलब मेरा बता रखा है कि वर्ल्ड बैंक थे। इन्होंने कहा कि जब हम आपको कर्ज देंगे तो आपको एक काम करना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी में बदलना होगा, और इन्होंने एक मॉडल बनाया शॉक थेरेपी और वो सभी देशों में लागू करवा दिया, मतलब जो नए नए स्वतंत्र देश निकले थे। ठीक, शॉक, अब देखेंगे कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। जो शॉक थेरेपी का जो अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब पहले आघात किया गया उनके साथ और फिर उसका उपचार कर देगा। अब आघात क्या हुआ वो नीचे आपको परिणाम में दिखेंगे कि वो क्या थे। ठीक, आगे देखते हैं शॉक थेरेपी का प्रभाव क्या हुआ जिन जिन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया। तो देखो शॉक थेरेपी को जिन जिन देशों ने अपनाया तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको पूंजीवादी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, और सामूहिक जो फर्म थी, जो समूह रूप से जो फर्में चलाई जाती थी, कंपनियां चलाई जाती थी, अब वो प्राइवेट कर दी गई। ठीक है, निजी फर्में कर दी गई। आगे थी पूंजीवादी व्यवस्था से प्रशासन का संचालन। अब जो पहले समाजवादी व्यवस्था से सभी गणराज्य का संचालन होता था, लेकिन शॉक थेरेपी अपनाने के बाद अब पूंजीवादी तरीके से देश को चलाया जाने लगा। ठीक, आगे लिखते हैं मुक्त व्यापार को बढ़ाना या बढ़ावा देना। मैं आपको बताना चाहूँ मुक्त मतलब फ्री ट्रेड। अब कोई भी देश इन देशों से व्यापार कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। आगे लगे वैश्वीकरण की व्यवस्था। वैश्वीकरण का मतलब होता है सभी देशों से जुड़ना। ठीक, अब जो नए नए स्वतंत्र देश जो निकले थे सोवियत संघ से, अब वहाँ पे वैश्वीकरण की रूपरेखा बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि सभी पूंजीवादी देशों से संबंध बनाना। अब जो जिन देशों ने शॉक थेरेपी को बनाया अब उन्होंने USA, पश्चिमी देश और नाटो देशों से उन्होंने अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया। ठीक ठीक, तो ये थे प्रभाव जिन देशों ने अपनाए। अब आगे देखते हैं, आगे है शॉक थेरेपी का परिणाम। अब देखो शॉक कवर का टूटना, मतलब जब एक मॉडल को, मतलब पूरे देश का जो ढांचा है उसको दूसरे ढांचे में बदलना, इसका मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाना, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई। ये बात अलग है कि उन्होंने कुछ समय बाद विकास किया, लेकिन उस समय उन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई जिन देशों ने शॉक थेरेपी को मॉडल को अपनाया था, अर्थात वो जो नए नए देश निकले जैसे चचन्या, तजाकिस्तान आदि। ठीक, आगे देशी मुद्रा का कमज़ोर होना। आपको पता है कि जो सोवियत संघ की जो मुद्रा थी वो रूबल थी, वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। ठीक, रूबल, ये याद कर लेना, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं मुद्रा का नाम। ठीक, और ये भी पूछ लिया जाता है कि सोवियत संघ की जो संसद थी उसका नाम क्या था। उसकी संसद का जो नाम था वो ड्यूमा था, जबकि अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक, ये एक ही नंबर में पूछ लिया जाता है, इसे याद कर लेना। आगे देखते हैं वित्तीय संस्था का डूबना। अब जो सोवियत संघ में जो बड़ी बड़ी वित्तीय संस्था थी जैसे कि जो बैंक थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई, मतलब डूब गई। आगे लोगों की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। लोग की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से कमज़ोर होगी। लोगों ने जो पैसे बैंक में लगा रखे थे वो सारी तरह से डूब गए। ठीक, और मुद्रास्फीति का बढ़ना। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग खा नहीं पाते थे, भुखमरी जैसी स्थिति आ गई, महामारी जैसी आ गई स्थिति, जिससे कई सारे लोगों की मौत हो गई। ठीक,
ये शॉक थेरेपी का परिणाम हुआ। आगे बड़े स्तरों पर बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी। मैंने पहले ही चर्चा किया कि जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो वहाँ पे बड़े स्तर पर बेरोजगारी निकली, गरीबी निकली, है ना, और महामारी जैसी स्थिति आ गई। आगे खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न मतलब अनाजों की कमी होगी, मतलब वहाँ पे लोगों के खाने के लिए अनाज ही नहीं बचा, और जब अनाज नहीं बचा तो शॉक मतलब तो वहाँ के देशों को दूसरे देश से आयात करना पड़ा, मतलब मंगवाना पड़ा अनाज, ताकि लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं मतलब खान पान है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आगे थे एक गैराज मतलब गराज सेल। अब ये गराज सेल क्या है ये भी देख लेते हैं, गैराज सेल क्या है। ठीक, देखिए ये भी परिणाम थी। तो ये गैराज सेल, तो गैराज सेल इसे गराज सेल भी कहते हैं। तो जो गराज सेल थी मतलब जो सोवियत संघ थी उसके लगभग जो 90% जो उद्योग थे, कंपनियां थी, उनको मिट्टी के भाव में बेच दिया गया, बिल्कुल बहुत ही कम कम दामों में बेच दिया गया। लगभग 90% उद्योग, बहुत बड़ी बात है। ठीक, इसी को इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक ठीक है, आगे देखो, ये बहुत ईजी है कि भारत और सोवियत संघ के, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तो उस समय भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध कैसे थे। तो देखो हम संबंध की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला था आर्थिक संबंध, ये बस आपको पॉइंट याद करने हैं। ठीक, तो आर्थिक संबंध ये था कि विदेशी मुद्रा की मदद। विदेशी मुद्रा की मदद का अर्थ ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश को दूसरे देश की चीज़ें, वस्तुएं, तकनीक खरीदने के लिए उस देश की मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, और उस समय सोवियत संघ ने भारत को कई सारे विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई थी, इसलिए कहते हैं विदेशी मुद्रा पे इन्होंने मदद की थी। अगला है इस्पात कारखानों की स्थापना। भारत में इसने कई सारे इस्पात कारखानों की स्थापना की थी, जिससे भारतीय लोगों को रोजगार मिला था। अब इन्होंने कहाँ कहाँ पे इस्पात कारखाने खोल रखे थे। एक तो बोकारो में, अब बोकारो कहाँ है, झारखंड में। एक विशाखापट्टनम में जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। एक भिलाई में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये आप चर्चा मतलब ये आप जरूर याद कर लेना। ठीक, आगे है राजनीतिक संबंध। अब ये राजनीतिक संबंध कैसे थे, तो राजनीतिक जो संबंध थे, सबसे पहला कश्मीरी मामले पर समर्थन। सोवियत संघ हमेशा भारत का ही पक्ष लेता था कश्मीरी मामले पर, पाकिस्तान का बिल्कुल भी नहीं लेता था। ठीक, वो हमेशा से ही कश्मीर मामले पर भारत का समर्थक रहा है। ठीक, आगे भारतीय विदेशी ने, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भारतीय जो विदेशी नीति थी, ये सॉरी यहाँ गलत हो गया है, जो विदेशी नीति थी उसका हमेशा से उसने समर्थन किया। ठीक, आगे यहाँ तक कि यूएनओ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मैंने बताया था बहुत बड़ा संगठन है जो दो देशों के बीच झगड़े को सॉल्व करता है और विश्व शांति को बढ़ावा देता है। उसमें हमेशा जितने भी मुद्दे भारत के आए तो उसमें उसने हमेशा भारत का पक्ष लिया और वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही बड़ी पावर होती है, इसकी चर्चा हम आगे अगले चैप्टरों में करेंगे, आने वाले चैप्टरों में। ठीक, आगे देखते सैन्य संबंध क्या था। सैन्य संबंध में सोवियत संघ ने भारत को हमेशा सैन्य तकनीकें प्रदान की, सस्ते हथियार प्रदान किए। ठीक, और युद्ध के समय सैनिक सहायता भी दी और समय समय पर सैन्य अभ्यास भी हुआ। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे युद्ध के समय सैनिक सहायता मतलब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय भी सोवियत संघ ने भारत को मदद की थी। ठीक, आगे लास्ट है वो है आर्थिक संबंध। अब ये जो आर्थिक संबंध है ये क्या है, देखो आर्थिक संबंध का मतलब ये है कि सोवियत संघ में भारतीय जो हिंदी फिल्में हैं उसका वहाँ बहुत चलन है और उसको बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे जो भारतीय कलाकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने सोवियत संघ की कई बार यात्रा भी कर रखे। तो इससे पता चलता है कि हम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी है। ठीक, तो ये चैप्टर का लास्ट था। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि पहली दुनिया, ये जो पहली दुनिया है, पहली दुनिया यूएसए को कहा जाता है, दूसरी दुनिया यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ को, और तीसरी मतलब गुट निरपेक्ष तो कहा जाता है। ये याद कर लेना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें जो छूट गया है, एक ये है कि जैसे कि मान लो ये जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और मैंने बताया था कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। एक थी हमारी पश्चिमी जर्मनी और एक थी हमारी पूर्वी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी थी ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का समर्थन थी, जबकि जो पश्चिमी जर्मनी थी ये अमेरिका के समर्थन थी। तो क्या हुआ कि लोगों को ये जानकारी होने लगी कि जो पश्चिमी जर्मनी है बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। ठीक, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही है, और उन्होंने देखा कि हम मतलब पूर्वी
जो देश थे उन्होंने देखा कि हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं और ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, तो इनको इनकी भनक लगी, मतलब भनक का मतलब इनकी जानकारी मिली कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, मतलब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो तो विकास कर ही नहीं रही, जबकि पश्चिमी देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो इन देशों ने इन्हीं कारणों से इस दीवार, मतलब जो ये दीवार थी इसको तोड़ दिया। और जब ये दीवार को तोड़ा तो इससे क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार टूट गई और ये जर्मनी थी ये पूरी एक हो गई, अर्थात जर्मनी का एकीकरण हो गया। और ये जो दीवार तोड़ी गई थी ये 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई, मतलब 1989 को तोड़ी गई थी। तो ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये जरूर आप याद कर लेना। एक चीज़ और, ये जो दीवार थी लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।